हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो टॉपिक चल रहा था परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चल रही थी, जिनमें से हमने नंबर 1 पर किसका डिस्कशन किया था? इलेक्ट्रॉन का। नंबर 2 पर हमने किसका डिस्कशन किया था? प्रोटॉन का। नंबर 3 पर हमने किसका डिस्कशन किया था? न्यूट्रॉन का। नंबर 4 पर हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था? परमाणु क्रमांक का, मतलब एटॉमिक नंबर का। और नंबर 5 पर हमने डिस्कशन किया था द्रव्यमान संख्या का, मतलब मास नंबर का। ठीक है ना। उसके बाद इन सभी की मैंने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी थी कि किसी भी परमाणु के अंदर, अणु के अंदर, आयन के अंदर या यौगिक के अंदर हम किस तरीका से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो 5 डेफिनेशन आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब आज के इस लेक्चर में बची कुछ जितनी भी डेफिनेशन है वो सभी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। अब हम छठे नंबर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। छठे नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे समस्थानिक आइसोटोप। खूब आप लोगों ने सुना कि समस्थानिक की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक काम करता हूं, मैं समस्थानिक की आइसोटोप की आप लोगों के सामने डेफिनेशन बता देता हूं और एक एग्जांपल लेकर इसको मैं खत्म करता हूं। तो देखो, समस्थानिक की डेफिनेशन क्या होती है। समस्थानिक की डेफिनेशन ये होती है कि वे तत्व, ध्यान से समझना, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, मतलब आइसोटोप बोलते हैं। एक बार फिर से समझना इसकी डेफिनेशन को। मैं ये बोल रहा हूं कि वे तत्व, ध्यान से समझना, वे तत्व या वे एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, मतलब एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, अर्थात उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो खुद हाइड्रोजन होता है जिसको हम 1h1 से शो करते हैं, एक कौन सा होता है? ड्यूटेरियम, जिसको 1d2 से शो करते हैं, और एक होता है ट्रिटियम जिसको हम किससे करते हैं? 1t3 से। ठीक है ना। तो देखो, आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कि जब भी किसी परमाणु का हम प्रतीक लिखते हैं, परमाणु का जब हम प्रतीक लिखते हैं तो नीचे हम किसको लिखते हैं? परमाणु क्रमांक को, और ऊपर किसको लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या को, मतलब मास नंबर को। तो देखो, आप लोगों को पता है ये तो यहां पर किसको शो कर रही है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर को शो कर रहा है। ठीक है ना। और ये नीचे किसको शो कर रहा है? परमाणु क्रमांक को, मतलब एटॉमिक नंबर को। ये किसको शो कर रहा है? परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। और ये कौन है? ये हाइड्रोजन, ये परमाणु का प्रतीक है। ये परमाणु का प्रतीक मतलब सिंबल है आप लोगों का। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? क्या ये किसको शो कर रहा है? कोई भी परमाणु है, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतीक को, सिंबल को शो कर रहा है। ठीक है। ऊपर हम किसको शो करते हैं? द्रव्यमान संख्या को, मास नंबर को, और नीचे हम किसको शो करते हैं? परमाणु क्रमांक को, मतलब एटॉमिक नंबर को। तो मैंने समस्थानिक की क्या डेफिनेशन बोली है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, अर्थात उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन के यहां पर 3 समस्थानिक है, तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। इसका भी एक है परमाणु क्रमांक, इसका भी एक है परमाणु क्रमांक, और इसका भी एक है परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2। और ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 3। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोग इनका ले लेना, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और भी बहुत सारे होते हैं आइसोटोप, आप लोगों के समस्थानिक बहुत होते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लूं तो देखो, मैं यहां पे ले लेता हूं क्लोरीन का। खूब सुना होगा, क्लोरीन आपको पता परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। Cl 35 भी होता है, ठीक है ना। Cl आप लोगों को 35 भी होता है और Cl आप लोगों का 37 भी होता है। ये किसके समस्थानिक हो गए? क्लोरीन को हो गए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, ठीक है ना। तो देख, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। तो देखो, यहां पर परमाणु क्रमांक तो दोनों का क्या है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों को क्यों है? अलग अलग। इसलिए ये दोनों ही कौन है? आप लोगों के समस्थानिक। ये दोनों ही आप लोगों को कौन है? समस्थानिक, मतलब आइसोटोप। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में आ गई ना कि वे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर तो समान होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, अर्थात उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। हिंदी में बोले तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों का ये समस्थानिक क्लियर होता है। ठीक है। अब मैं 7वें नंबर की हेडिंग को लेता हूं। तो देखो, 7वें नंबर की हेडिंग को भी देख लो।
तो देखो 7वें नंबर की आप लोगों की हेडिंग हो गई संभारिक। संभारिक, संभारिक मतलब आइसोबार। संभारिक मतलब आइसोबार, ठीक है। तो मैं संभारिक को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, जो संभारिक की डेफिनेशन होती है वो आप लोगों के समस्थानिक के बिल्कुल विपरीत होती है। समस्थानिक की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन बोली है, आइसोटॉप की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन बोली है कि जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको हमने क्या बोला है, समस्थानिक आइसोटॉप बोला है। लेकिन बात जब हम संभारिक आइसोबार की करते हैं तो संभारिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को समझना, ध्यान से समझना कि वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए संभारिक के एग्जांपल। तो देखो यहां पर मैं ले लेता हूं आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। बात करता हूं मैं यहां पर पोटेशियम की। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40, ठीक है ना। बात करता हूं मैं कैल्शियम की। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, लेकिन आप लोगों को पता है कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 40। तो गौर से इन तीनों को देखो, इन तीनों के अंदर आप लोग इन तीनों का परमाणु क्रमांक देखो, तीनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। आपका आर्गन का कितना है, 18, पोटेशियम का कितना है, 19, कैल्शियम का कितना, 20। तो तीनों का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों की जो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर है वो सेम है। ये आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि बे परमाणु, ध्यान से समझना, इस एग्जांपल पे नजर रखना, बे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो समस्थानिक की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों की और संभारिक की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक एक एग्जांपल उनके ध्यान में रख लेना, जैसे कि ये एग्जांपल बता दिया, आप ध्यान में रख लेना कि ये तीनों ही परमाणु एक दूसरे के प्रति क्या शो कर रहे हैं, संभारिक का रिलेशन शो कर रहे हैं, मतलब आइसोबार का रिलेशन शो कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो समस्थानिक हो गया, संभारिक हो गया। अब मैं सम न्यूट्रॉनिक को ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो देखो 8वें नंबर की हेडिंग, देखो आप लोगों के 8वें नंबर की हेडिंग हो गई यहां पर सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक। चलो ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो जैसा कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो इसकी डेफिनेशन को मैं सिस्टमेटिक तरीका से बोलता हूं कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसा कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहां पर ले लेता हूं मैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक तो मैंने किसको ले लिया, सिलिकॉन को ले लिया, ठीक है ना। एक मैंने किसको ले लिया, एक मैंने किसको ले लिया आप लोगों के लिए यहां पर फास्फोरस को ले लिया। एक मैंने यहां पर किसको ले लिया, सल्फर को ले लिया। तो देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, और सिलिकॉन की द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर कितना होता है आप लोगों का, 30। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, लेकिन फास्फोरस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 31। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, लेकिन सल्फर की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, सम न्यूट्रॉनिक की क्या डेफिनेशन बोली है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है, समान, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या
संख्या अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शो कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पर मैं जेड या प्रोटॉन, जेड या प्रोटॉन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसको किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं, और प्रोटॉन को हम किससे शो करते हैं, पी प्लस से शो करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतनी उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, या उल्टा बोल दो, जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही होगा। दोनों का मतलब एक है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि प्रोटॉन किस पर डिपेंड करेंगे, परमाणु क्रमांक पर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 14 हुआ, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 14 ही होगी। बात करता हूं मैं इनकी द्रव्यमान संख्या की। तो देखो द्रव्यमान संख्या इसकी यहां पर कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या यहां पर कितनी दे रखी है आप लोगों की, 30 दे रखी है, ठीक है। अब मैं इसके न्यूट्रॉनों की संख्या देखता हूं। तो देखो n बराबर क्या होता है आप लोगों का, n बराबर होता है a माइनस पी, n बराबर क्या होता है a माइनस पी। यहां पर a आप लोगों का कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। प्रोटॉन आप लोगों के कितने दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल कर आएगी आप लोगों के सामने, 16 निकल कर आएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्या जो सिलिकॉन होगा उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल कर सामने आएगी, 16 निकल कर सामने आएगी। चलो ठीक है, मैं फास्फोरस में काउंट करता हूं, फिर उसके बाद फिर डेफिनेशन बोलूंगा जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फास्फोरस का जेड या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, फास्फोरस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी आप लोगों की, फास्फोरस में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक कितना उसका 15। चलो ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कितना होगा, मास नंबर आप लोगों को पता है फास्फोरस का कितना होता है, 31 होता है। मतलब द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 31 होता है। एन बराबर क्या है, n बराबर a माइनस पी। तो a आप लोगों का कितना है, 31, प्रोटॉन आप लोगों के कितने हैं, 15, ठीक है ना। तो कितना आया यहाँ पर आप लोगों का, 16 आया, ठीक है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल कर आई है, 16 निकल कर आई है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं सल्फर की बात कर लेता हूँ। सल्फर का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या सल्फर में कितनी होगी आप लोगों की, प्रोटॉनों की संख्या सल्फर में कितनी होगी, 16 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक अगर 16 है तो कॉमन सी बात है प्रोटॉनों की संख्या भी 16 ही होगी। चलो ठीक है, इसकी बात करता हूं मैं इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर का। तो देखो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी होगी, 32 होगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, a माइनस पी। ए यहां पर इसका कितना है, 32, ए कितना है आप लोगों का, 32, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने हैं, 16। तो कितने बचे, 16 बचे आप लोगों के। इसका मतलब सल्फर के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 16 हुई। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, अरे आ गई होगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं आप लोगों के लिए सिखा चुका हूं। अब देखो तीनों को ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। मैंने क्या बात, डेफिनेशन क्या बोली है सब न्यूट्रॉनिक की, आइसोटॉन्स की, क्या बेपरमाणु, बेपरमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखो यहां पर सिलिकॉन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16, फास्फोरस में भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16, और सल्फर के अंदर भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो इन तीनों के अंदर 16 मतलब समान है, लेकिन गौर से इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या देखो तीनों की अलग अलग है। सिलिकॉन की द्रव्यमान संख्या आप लोगों की कितनी है, 30, फास्फोरस की कितनी है, 31, और सल्फर की कितनी है आप लोगों की, 32। तो तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। बात करता हूं मैं यहां पर इनकी किसकी द्रव्यमान संख्या देख ली, बात करता हूं मैं इनका परमाणु क्रमांक का। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। इसका मतलब एक बात हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि बेपरमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब आइसोटॉन्स। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ आप लोगों को ये सम न्यूट्रॉनिक भी खत्म होता है। चलो ठीक है, अब मैं इसकी 9वें नंबर की हेडिंग ले लेता हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको भी एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करके खत्म कर देता हूं। चलो ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल देता हूं 9वें नंबर की, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो आप लोगों की जो 9वें नंबर की हेडिंग है उसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो उसके नाम से क्लियर हो रही है
कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। देखो काफी डेफिनेशन तो उनके नाम से क्लियर हो रही है। जैसा कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब क्या निकला था कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने ले लिया Na+ और F-, Na+ और F-। तो देखो आप लोगों को पता है ये Na+ आयन है और ये कौन है, F- आयन। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। बात करता हूं मैं Na+ की, तो आप लोगों को पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन सोडियम पर यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम हो गए तो 11 में से एक गए तो कितने बचे, 10। तो इस वक्त सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है। बात करता हूं मैं F- की, तो देखो यहां पर आप लोगों को पता है ये फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। लेकिन आप लोगों को पता है फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है और आप लोग जानते हो कि नेगेटिव चार्ज केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को शो करता है। तो 9 का फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है और 1 माइनस का, 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो इस F- या फ्लोरीन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। Na+ आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। F- आयन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो रिलेशन शो कर रहे हैं वो कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं आप लोगों का, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम में किसी भी तरीका से क्वेश्चन बने आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज की डेफिनेशन दे रहा हूं, उनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और उनकी ट्रिक्स भी बता रहा हूं कि आप लोगों को किस तरीका से ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप लोगों का खत्म होता है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों का खत्म हो गया, तो हमने कितनी डेफिनेशनों का डिस्कशन किया परमाणु से रिलेटेड, 9 डेफिनेशनों का डिस्कशन किया है, 9 टॉपिक का डिस्कशन किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। नंबर 1 पर हमने किसका डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉन का। नंबर 2 पर हमने किसका डिस्कशन किया था, प्रोटॉन का। नंबर 3 पर हमने किसका डिस्कशन किया था, न्यूट्रॉन का। नंबर 4 पर हमने किसका डिस्कशन किया था, परमाणु क्रमांक का, मतलब एटॉमिक नंबर का। नंबर 5 पर हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था, द्रव्यमान संख्या का, मास नंबर का। उसके बाद इन सबके हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आज के इस लेक्चर में छठे नंबर की डेफिनेशन हमने क्या ली थी, समस्थानिक आइसोटोप। डेफिनेशन क्या बोली थी कि वे परमाणु या वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको हमने क्या बोला था, समस्थानिक। उसके बाद अगली हेडिंग ली थी हम लोगों ने 7वें नंबर की, समभारिक आइसोबार। उसमें हमने क्या बोली थी कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उनको हम क्या बोलते हैं, समभारिक आइसोबार बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सम इलेक्ट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक्स ली थी, ठीक है ना। उसकी क्या डेफिनेशन बोली थी कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग होती हैं, उनको हमने क्या बोला था, सम न्यूट्रॉनिक्स बोला था, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर की जो हेडिंग का डिस्कशन किया वो कौन है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हमने क्या बोली है कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो परमाणु से रिलेटेड हमने 9 डेफिनेशनों का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए आप लोग आराम से कर देना, मैंने अच्छी तरीके से इन चीजों को समझा दिया और उनके एग्जांपल ले लें, उनके क्वेश्चन ले लें, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक और बच रहा है आप लोगों का, उस टॉपिक को भी मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा देता हूं। टॉपिक का नाम है मूलभूत कण, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये मूलभूत कण, ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, इसको भी आज ही के लेक्चर में कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की मूलभूत कण। मूलभूत कण, ठीक है ना। मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो ध्यान से समझना, इस फंडामेंटल पार्टिकल को भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है ना। अगली हेडिंग कौन सी हो गई, मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो
एक परमाणु के अंदर मूलभूत कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी मूलभूत कण होते हैं और एक अस्थायी मूलभूत कण होते हैं। मतलब एक तो स्टेबल होते हैं और एक कौन होते हैं? अनस्टेबल। मैं लिख देता हूं, मूलभूत कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोगों के कौन होते हैं? स्थायी मूलभूत कण, स्थायी मूलभूत कण, स्थायी मूलभूत कण मतलब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। और एक होते हैं आप लोगों के अस्थायी मूलभूत कण, अस्थायी मूलभूत कण, अस्थायी मूलभूत कण, अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि एक परमाणु के अंदर मूलभूत कण या फंडामेंटल पार्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी मूलभूत कण मतलब स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल और एक कौन होते हैं? अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, सबसे पहले मैं स्थायी मूलभूत कण को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि बेमूलभूत कण, बे फंडामेंटल पार्टिकल जो परमाणु में स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब आप लोगों को पता है किसी भी परमाणु के अंदर या आप लोगों के एटम के अंदर स्टेबल मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो स्थायी मूलभूत कण एक परमाणु के अंदर कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? आप लोगों के स्थायी मूलभूत कण, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि परमाणु के अंदर स्थायी मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल हम इन सभी का डिस्कशन करते हैं। लेकिन बात करता हूं मैं अस्थायी मूलभूत कण, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की। तो ये क्या होता है? परमाणु में कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? जैसे कि स्थायी मूलभूत कण में तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। सभी का हम डिस्कशन करते हैं एक परमाणु के अंदर। लेकिन बात करते हैं हम अस्थायी मूलभूत कण, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। इसके अंदर क्या होता है कि ये मूलभूत कण परमाणु में थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, फिर ऑटोमेटिक खुद ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी मूलभूत कण, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पर इनके हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर किसको ले लेता हूं? प्रोजिस्टॉन को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का कौन हो गया? प्रोजिस्टॉन हो गया, ठीक है ना। मीसॉन हो गया आप लोगों का, प्रोजिस्टॉन हो गया, मीसॉन हो गया। और उसके बाद आप लोगों का न्यूट्रिनो हो गया, न्यूट्रिनो हो गया। इनके नाम ध्यान में रखना आप लोग, इनके नाम ध्यान में रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए किस तरीके से आएगा अभी बताऊंगा, पहले इनको लिख देता हूं। एक तो आपका प्रोजिस्टॉन हो गया, मीसॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया आप लोगों का, एंटी प्रोटॉन हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। एंटी प्रोटॉन हो गया आप लोगों का। ये कौन होते हैं? आप लोगों के अस्थायी मूलभूत कण। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से आ सकता है कि निम्न में से कौन से स्थायी मूलभूत कण है, और वहां पर आप लोगों के 3 तो ये दे दिए और एक इनमें से दे दिया, तो आपको क्लिक किस पे करना है? इस पे करना है। या फिर वो उल्टा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी आप निम्न में से कौन सा आप लोगों का अस्थायी मूलभूत कण है, ठीक है ना। तो 3 ये दे दिए और एक इनमें से दे दिया, तो अस्थायी कौन से हैं? 4 आप लोगों के अस्थायी है, इनको ध्यान में रख लेना। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, उसका नाम क्या है? आप लोगों का मूलभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है ना। तो मूलभूत कण किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? परमाणु के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, एटम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये मूलभूत कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी मूलभूत कण होते हैं, एक अस्थायी मूलभूत कण होते हैं। स्थायी मूलभूत कण किनको बोलते हैं? कि जो परमाणु में लॉन्ग टाइम के लिए बनते हैं, जो परमाणु में हमेशा बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्थायी मूलभूत कण। जो परमाणु में स्थायी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्थायी मूलभूत कण। इनमें कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन बात करता हूं मैं अस्थायी मूलभूत कण की, तो ये परमाणु में कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फिर ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए आप लोगों का? प्रोजिस्टॉन हो गया, मीसॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया। ये सभी किसके एग्जांपल है? आप लोगों के अस्थायी मूलभूत कण मतलब अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों का ये जो मूलभूत कण वाला टॉपिक चल रहा था, ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? तो देखो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सभी की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है, मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में भी डिस्कशन किया। यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट अपनी सारी क्लासों को कंप्लीट रखना। जिन स्टूडेंटों ने इससे पहली वाली क्लासेज ली है वो सभी इन क्लासों को लेना। सबसे पहले शुरुआत करना सिलेबस से।
कम से कम ये तो पता लगा कि हम लोगों के सिलेबस में क्या दे रखा है, पेपर पैटर्न क्या होगा। इसलिए सिलेबस वाले जो लेक्चर है उससे अपनी शुरुआत करना, फिर सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 1 2 3 जैसा जैसा मेरे लेक्चर आए वैसे वैसे क्लियर करते रहना, ठीक है ना। और कोई भी लेक्चर को आप लोग पेंडिंग में मत डालना, जैसे कि आज नहीं लिया फिर कल ले रहे हैं, फिर 2 दिन छोड़ के फिर अगले दिन ले रहे हैं, ऐसे नहीं। बिल्कुल आप लोगों को 24 घंटे आप लोगों के पास में होते हैं, कैसे भी लोग 24 घंटों में एक क्लास मेरी आप लोगों को रोज लेनी है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा कोई भी लेक्चर आप लोगों को पता है 1 घंटे का 1.5 घंटे का नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इतना लंबा लेक्चर लेता ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वैसे ही आके 1-1.5 घंटा फालतू बात करो, इसके बजाय लेक्चर कम टाइम का लो, लेकिन उस कम टाइम में आप बहुत सारी चीजों को बता दो। बात समझ रहे हो ना भाई। 1.5-2 घंटे का लेक्चर लेने से बेहतर है आप 40-45 मिनट का लेक्चर लो, और उस 40-45 मिनट के लेक्चर में उस 1.5-2 घंटे की सारी चीजों को अच्छे से समझा दो, तो आप लोगों का वो टाइम बच जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट अकेली केमिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को पता फिजिक्स भी पढ़नी है, और बॉटनी जूलॉजी भी पढ़नी है आप लोगों को, राजस्थान जीके भी पढ़नी है, तो वो सब्जेक्ट भी है। इसीलिए केमिस्ट्री का जो टाइम है मैं लगभग 40 से 45 मिनट ही रखूंगा, इसमें आप आराम से चीजों को क्लियर करते रहना, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेन और कॉपी आप लोग साथ में रखना, ठीक है ना। और जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखाता चलूं इनको कॉपी के अंदर लिखते चलना, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना क्लास के टाइम पे, लास्ट टाइम में आप लोगों को यही काम आएगा, ठीक है ना। पहले क्लास को अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि क्लास समझने के बाद, क्लास को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद जब टॉपिकों को देखते हो तो बहुत सीधे सीधे लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास आपने समझ चुकी हो, आप बात समझ में आ गई ना। इसलिए सारी क्लासों को अच्छी तरीके से देखते रहो। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सभी स्टूडेंट्स का जवाब देता हूं, ठीक है ना। जो भी आप कमेंट सेक्शन में चीजें लिखते हो मैं उनका सभी का रिप्लाई जरूर देता हूं। आप चाहो तो कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके ऐप से जुड़ जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।